रहा है, लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है चैप्टर नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वो समझते हैं। अभी जो हमने पिछला वाला लेक्चर देखा था, जिसमें लेक्चर नंबर 3 था हमारा, और उसमें हमने देखा था कि हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, यानी कि हम किस तरीके से जो है पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस नाम का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने वेरियस सोर्सेज के ऊपर डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, इस तरीके से कैसे फाइनेंस उठाया जाता है और वगैरह वगैरह। इनको आप डिटेल में और अगर आप पढ़ना चाहो तो आप नोट्स वगैरह से पढ़ सकते हो, लेकिन हमने उसको एक तरीके से आपको समझा दिया था कि किस तरीके से ये फाइनेंस का सोर्स वर्क करता है। अब क्या होता है कि जब आपने इन सोर्स से फाइनेंस कर लिया, तब हमारा जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप आता है, वो आता है कि ये जो हमने फाइनेंस उठाया है, इनकी हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी, इनको हमारा क्या लागत पड़ेगा, क्या हमारी कॉस्ट आएगी, कितना रुपया इन फाइनेंस को उठाने में कितना रुपया लग जाएगा हमारा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कई सारे चीज़ों का कॉस्ट निकालना पड़ता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि लोन के लिए कॉस्ट क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो क्या होंगे, और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होगा, रिटेन अर्निंग। तो ये हमारे चार चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में है, और चारों की कॉस्ट निकालने के बाद हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या बनेगी। और ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज मेथड का। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सिंपल एवरेज क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, अब अगर आपको इसका सिंपल एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 4 3 2 1 को टोटल करोगे, जो आएगा 10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये आ जाएगा। जबकि अगर आप वेटेड एवरेज निकालने की बात करते हो, जैसे अगर आप कहते हो कि नहीं वेटेड एवरेज निकालिए, सिंपल एवरेज हमें नहीं निकालना है, ठीक है, वेटेड एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, इनको एक वेट दोगे। जैसे 1 2 3 4 है, अब आपने वेट दे दिया 5, एक को 5 का वेट दे दिया, 2 को 7 का वेट दे दिया, 3 को 1 का वेट दे दिया, और 4 को कोई वेट दिया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आपको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 या 7 दूनी 14, 3 0, इसका टोटल करिए ये, और डिवाइड बाई वेट का टोटल कर लीजिए, 7 1 8 5 13, और ये आ जाएंगे 13 14 3 17 और 5 17 और 5 22 डिवाइड बाई 13 विच बिकम्स समथिंग समथिंग लाइक दैट। काम करते हैं, इसको 4 को भी एक ही दे देते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 26 13 दूनी 26, 2 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकल के आया है, ये हम निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे ये जो वेट दिया गया है, यहाँ पे हमने एक रैंडम नंबर लिया और हमने वेट दिया। ठीक है, जबकि जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, क्या निकालते हो, वापस से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, वहाँ पे आपको ये जो वेट है वो देना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। जैसे अगर आपका डेट 80% है, तो आप क्या करोगे, डेट की जो कैपिटल कॉस्ट आएगी, मान लीजिए डेट की कॉस्ट आती है 8%। ठीक है, और आप वेट देते हो, जैसे 80% हमारा प्रोपोर्शन था, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो 0.8, और बाकी जो इक्विटी है मान लीजिए उसकी कॉस्ट आती है 10%, तो आप उसको लिख दोगे 0.2, और फिर आप वेटेड एवरेज निकाल लोगे। ये निकालने के अलावा अब हम आपको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है क्या। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो सर ये कॉस्ट होता क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये कॉस्ट होता है क्या है। तो ये कॉस्ट क्या होता है कि जब भी आप बात करते हो कॉस्ट, इसका मतलब है क्या लगा। ठीक है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज, इन कंसिडरेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यानी कि आपने कुछ लिया है मार्केट से, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, चाहे वो गुड्स के लिए हो, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो। तो वो जो आप दे रहे हो, वो कितना दे रहे हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर मैं 1 लाख रुपए उठाता हूँ, इस 1 लाख के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, वो चाहे ब्याज हो सकता है, वो चाहे है ना डिविडेंड हो सकता है, तो अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। बट आपको ये कितना देना पड़ रहा है, इसके लिए आपको क्या कॉस्ट लग रही है, तो ये हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब एक बार हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में, कि फाइनेंस मैनेजमेंट होता क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हम क्यों ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट का वाकई में उद्देश्य क्या है, वाकई में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये पता रहे। देखिए, जब भी आप बैलेंस शीट देखेंगे, वहाँ पे आपको दो साइड दिखाई देगा, एक साइड होता है लाइबिलिटीज़ का और दूसरा साइड होता है एसेट्स का। ठीक है, अब यहाँ से आप पैसा उठाते हो, ठीक है, यहाँ से जैसे आपने लिखा कैपिटल, तो यहाँ नहीं कि यहाँ से आपका पैसा आता है लाइबिलिटीज़, जिसमें आप
लिखते हो लोन, ठीक है, लोन हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं और क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ईटीसी ईटीसी यहाँ पे आता है। और इसके अलावा आप यहाँ पैसा लगाते हो किधर, एसेट साइड में, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट हो गया, तो इनमें आप पैसा लगाते हो, ठीक है, क्लियर है। अब फाइनेंस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है कि आप जब पैसा उठाओ तो आप बेस्ट तरीके से उठाओ। बेस्ट तरीके से उठाने का मतलब है सॉरी कि आपका जो रिस्क है वो जितना कम हो सके उतना कम रखो। आपका जो रिटर्न हो, यानी कि आपने जितना पैसा देना है, आपकी जो कॉस्ट है वो भी आप जितनी कम हो सके उतना कम, यानी कि एक ऑप्टिमम मैनर के अंदर आपको पैसा उठाना है। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। वहीं अगर हम एसेट साइड की बात करें तो एसेट साइड का उद्देश्य क्या होगा कि आपको जितनी भी एसेट आप लगा रहे हो उसको एक ऐसे मैनर में लगाओ ताकि आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले, ठीक है। तो यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, यानी ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमें बताता है फाइनेंस मैनेजमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, इधर एक थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं सो दैट कि हम उसके बाद क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि रिटर्न जो कि कैपिटल प्रोवाइडर को हम देंगे। अब कैपिटल प्रोवाइडर कुछ भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, डिवेंचर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले हो सकते हैं, या फिर कोई लोन प्रोवाइडर हो सकता है, लेंडर हो सकता है। तो इस तरीके के हर एक पर्सन को हम क्या रिटर्न देंगे, ये चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके अलावा हमें यहाँ पे कंपोनेंट जो हमने देखा था, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें लॉन्ग टर्म डेट के लिए, डिवेंचर्स के लिए निकालना है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए निकालना है, इक्विटी के लिए निकालना है, और रिटेन अर्निंग के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना है। उसके बाद हमने देखा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं। तो सबको हम एक वेट देंगे, वेट होगा प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, उसके अनुसार हम उसको वेट देंगे और फिर उसके बाद में वेट निकालेंगे, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। उसके बाद ये थ्योरी है, आप नोट से पढ़ लेना। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर आता है वो ये है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और हर कंपनी में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट निकालना, और वो भी लॉन्ग टर्म डेट, न कि शॉर्ट टर्म डेट नहीं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आता है, तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आता है, एक तो आता है एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग का मतलब क्या हो गया कि आप अपने ही शेयर होल्डर्स या अपने ही मालिकों के द्वारा पैसे नहीं ले रहे हो, बाहर के लोगों से जो पैसे ले रहे हो, जैसे बैंक हो गए, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, एनबीएफसीज हो गए, या फिर कोई और बाहर का कॉर्पोरेट हो गया, वहाँ से अगर आप बोरोइंग ले रहे हो तो वो आता है एक्सटर्नल बोरोइंग के अंदर। उसके अलावा आता है डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो गई। तो इस तरीके के जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से आपको, उनके लिए आपको निकालना है। और ये चीज़ें इसके लिए आपको क्या निकालना है कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट निकालना है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, बॉन्ड, ईटीसी इंक्लूड किए जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो क्या है कि जब भी आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, तो आपने अगर इनकम टैक्स पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स पढ़ा है तो आपके रिकॉग्नाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आप मेरी बात को मान लीजिएगा। इनकम टैक्स के अंदर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, ठीक है, यानी कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी इंटरेस्ट पे करते हो, वहाँ पे अगर आपने कोई कैपिटल लगाई है, कोई पैसा अगर आपने अपने बिजनेस में लगाया है, और उस पैसे के ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट का इनकम टैक्स के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स मान लीजिए आपकी इनकम है 500 और आपने जो एक्सपेंडिचर किया, यानी कि ये 500 रुपये कमाने के लिए आपने 300 रुपये का कुछ एक्सपेंडिचर किया, बचे 200। अब इन 200 में से 100 रुपये आपने पे किए इंटरेस्ट के लिए, 100 रुपये इंटरेस्ट के लिए पे किए, क्योंकि आपने कुछ पैसा लेकर के आए थे जिससे कि आप ये 500 रुपये कमा सको। तो वहाँ पे ये जो 100 रुपये हैं यह घटाया जाएगा, और जो 100 रुपये आएंगे केवल इन्हीं पे ही इनकम टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो भी इनकम टैक्स है उसकी हमारे पास सेविंग हो जाती है जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, इसको थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं तो वो थोड़ा और समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पास दो कंपनी है या दो पर्सन है, एक है मिस्टर ए एंड एक है मिस्टर बी, ये दो पर्सन है। अब मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए भी 500 रुपये का एक्सपेंडिचर करता है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे जो है 300 रुपये खर्च हो गए,
बहुत अच्छी बात है, 200 रुपये बचे। अब इसने क्या किया, कोई डेट नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, सारा का सारा पैसा इसका क्या था, अपना खुद का था। यानी सारा पैसा इसने किसने लगाया, खुद ने लगाया। एक मिनट, हाँ, तो जितना भी पैसा था उसने ये लगाया, यानी कि 200 के 200 रुपये किसके, मिस्टर ए के। अब यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा, तो टैक्स लगेगा, मान लीजिए टैक्स की रेट है 30%, ठीक है, अभी 30% रेट मान लेते हैं, तो 60 रुपीज़ टैक्स लगेगा और इसके पास आ जाएगा 140 रुपीज़। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई और पर्सन आता है और वो ये कहता है कि अब मान लेते हैं एक और मिस्टर बी है, उसकी भी 500 रुपये की ही अर्निंग होती है, 300 रुपये भी वो एक्सपेंडिचर करता है, 200 रुपये उसके बचते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि आधे पैसे अपने लगाए थे और आधे पैसे उसने लोन लेकर के लाया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो 100 रुपये उसने क्या किया, इंटरेस्ट का लगा। अब बचे कितने, 100 रुपये। इस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा कितना, 30%, 30 और 70। अब अगर अपन कंपेयर करें तो हम क्या पाएंगे कि इनमें, इन दोनों में जो डिफरेंस है, अगर आप वैसे कंपेयर करते तो आपने यहाँ पे अपन जो कंपेयर किया था, यानी कि यहाँ पे, तो आप देखोगे कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप कर लेते हैं 200, और यहाँ पे फिर उसके बाद हम करते हैं 60 रुपये टैक्स के, एंड देन यहाँ पे आ जाता है 140। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों जो है, यानी कि जो लास्ट में जो प्रॉफिट आया, यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70, और टैक्स से पहले का इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो है 100। ठीक है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप समझिए कि आपको अल्टीमेटली इंटरेस्ट देने से टोटल कितना जो प्रॉफिट कम हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो 70 का प्रॉफिट ही तो कम हुआ। आप समझिए, यहाँ पे आपको 140 का प्रॉफिट होना था और यहाँ आपको 70 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको प्रॉफिट कम हुआ है, वो कितना प्रॉफिट कम हुआ है, वो प्रॉफिट कम हुआ है आपको केवल 70 रुपीज़ का। ठीक है, अगर आप इनको रुपीज़ में लेते हैं तो केवल और केवल 70 रुपीज़ का प्रॉफिट कम हुआ है, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। ये चीज़ याद रखिए, आपको कितना का कम हुआ है, 70 रुपीज़ का। और वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट पे कुछ टैक्स का बचत हो रहा था, और वो टैक्स का बजट कितना था, टैक्स का बचत कितना था, वो था 1 माइनस टैक्स की रेट जो है वो इतनी बचत थी, और हमारा जो अल्टीमेटली पैसा लग रहा था वो कितना था, 1 माइनस टैक्स टी, यानी कि टैक्स की रेट, यानी कि हमारा अल्टीमेटली जो पैसा जा रहा था वो था 1 माइनस टी विच इक्वल्स टू 70, जो कि हमारा ये पैसा हमने यहाँ पे लिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा कि जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ टैक्स की सेविंग भी होती है। ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से, तो हम उस टैक्स की सेविंग को वहाँ से रिमूव कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि जब भी हमको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना होता है, हम इंटरेस्ट के रूप में जो टैक्स के रूप में जो भी सेविंग होती है इंटरेस्ट की वजह से, वो हम वहाँ से रिड्यूस कर देते हैं कॉस्ट निकालने के लिए। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेविंग भी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ आपको 60 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ रहा था, यहाँ आपको 30 रुपीज़ का ही टैक्स देना पड़ रहा है। और देखिए, आप अगर वापस इसको थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं, समझ में नहीं आया हो सकता है किसी को, तो यहाँ पे थोड़ा सा और एलिब्रेट इसको करते हैं। आपने कितना पे किया, आपने 100 रुपये पे किया, और आपको 30 रुपये कम पे करने पड़े ड्यू टू इंटरेस्ट का पेमेंट। ठीक है, तो यानी 100 रुपये आपके गए और 30 रुपये आपके नहीं गए। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास आए। आप समझ रहे, पैसे का न जाना भी तो आना ही हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि जब आपके 100 रुपये गए और 30 रुपये नहीं गए, यानी 30 रुपये आए, तो जब 100 रुपये गए 30 रुपये आए, नेट में कितने गए, नेट में गए 70। और ये 70 अपन एक शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टी। टी क्या हो गया, टैक्स रेट क्या थी, 30%, तो इसलिए 100 मल्टीप्लाई बाई 0.70 विच इक्वल्स टू 70। अब यहाँ पे कईयों को डाउट आएगा कि सर आपने 0.7 कैसे लिया, 1 माइनस 0.30 लिखना है, 30% का मतलब हो गया 30 डिवाइड बाई 100 विच इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन ही आना चाहिए आपको, जब भी आपको टैक्स रेट को इस तरीके से लिखने के बोला जाए तब आपको 0.3 लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम अपन कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा रहे। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको आज एक क्वेश्चन करूँगा, बट उस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अब डिबेंचर जब हम देख रहे थे
तो मान लीजिए कि ऐसा कोई लोन है या ऐसा कोई डिबेंचर है जिसका कोई रिडम्पशन नहीं है। सबसे पहले रिडम्पशन वर्ड को समझते हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है कि एक टाइम लिमिट के बाद में, एक अवधि के बाद में उसको अपन वापस से खरीद लेते हैं। जैसे मैंने आपको लोन दिया 5 लाख का, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में वो लोन वापस ले लूँगा, ठीक है। वो लोन मैं वापस से ले लूँगा और वापस से मैं आपको पैसा दे दूँगा, ठीक है। जो मूल पैसा है वो दे दूँगा, और इंटरेस्ट तो मैं दे रहा हूँ हर साल, बाकी पैसा भी मैं वापस से आपको 1 साल बाद, मतलब सॉरी, एक टाइम पीरियड के बाद में वो पैसा वापस दे दूँगा। लेकिन और सिमिलरली ऐसा ही डिबेंचर में होता है कि आपने मान लीजिए डिबेंचर इशू किए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे और पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं आपको वो डिबेंचर वापस ले लूँगा और आपको वो पैसा डिबेंचर का वापस दे दूँगा। अब इरिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ कि आपको वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको ज़िंदगी भर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको, आपने जो मुझे पैसा दिया था वो पैसा आप भूल जाइए, आपको वो कभी नहीं मिलेगा। आपको केवल और केवल डिबेंचर्स मिल जाएंगे, सॉरी, इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल। आपके पास अगर डिबेंचर है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपके पास डिबेंचर, जिन जिन के पास मेरे डिबेंचर है वो उनको पैसा मिलेगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। पहले था, लेकिन अब सरकार ने इसको हटा दिया है। सरकार ने कहा है कि इरिन्यूएबल डिबेंचर्स आप इश्यू नहीं कर सकते, मना कर दिया। किसी और कंट्री में हो सकता है हो, लेकिन इंडिया में भी ये नहीं है। इसका अगर हमें केडी निकालना हो, कॉस्ट ऑफ डेट अगर हमें निकालना हो, तो वो आएगा I/NP का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स से। सिंपल सा फॉर्मूला, और किस तरीके से इसको हमें अप्लाई करना है वो देखने से पहले हम इसका थोड़ा सा डिनोशन देख लेते हैं कि केडी का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट का उन्होंने के से डिनोट किया है और डेट का मतलब डी हो गया। आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहे हो आप ईयरली, है ना। और एनपी का मतलब हो गया नेट प्रोसीड, यानी कि आपको पैसा कितना मिला था जब आपने डिबेंचर इशू किए थे या जब आपने लोन लिया था, तब आपको पैसा कितना मिला था। और 1 माइनस टी का मतलब हो गया, तो टी का मतलब क्या होगा? टैक्स रेट हो गया। तो ये हमारा है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ताकि हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है ऑन द इरिन्यूएबल डिबेंचर। एक कंपनी जो कि 1000 डिबेंचर इशू करती है 15% डिबेंचर, यानी कि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15% ऑफ ₹100। एज्यूमिंग द टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज 40%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था ये बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे अपन करते हैं यहाँ पे क्या था? I/NP 1 माइनस टी, यह फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट का। आई क्या है अपना? तो आई हमने को निकालना पड़ेगा, तो ये निकलेगा अपना 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15%, तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो यह आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 15% विच इक्वल्स टू 15,000। 15,000 डिवाइड बाई 1 लाख नेट प्रोसीड, ठीक है, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.4, ठीक है। अब थोड़ा सही हुआ, ठीक है। 1 माइनस 0.4, तो यह आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.6, और यह आ जाएगा 9%, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.09 आएगा। इसको अपन 9% में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो निकल के जाएगा 9%, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो 1 लाख, ठीक है। तो हमने आज देखा क्या सीखा, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन सीखी, कॉस्ट ऑफ डेट को निकालना सीखा, और थोड़े बहुत हमने टर्म्स वगैरह दिखे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी को और थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। एंड आई एम एन टीचर, तो आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये केवल इसलिए है ताकि आपको जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं डाल रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आए उन्हें ढूंढने में। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी आपका काम हो जाए आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई ऐसा लेना देना है नहीं, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।